ये तुमने किया ना? खुद को समझती क्या हो? ज़रा ताकत के नशे की मदहोशी से बाहर निकलो तो तुम्हें अपनी 2 टके की औकात का पता चले। बल्कि नहीं, वो तो मैं यानी राना मीर हादी ही तुम्हें बता देता हूँ कि लवीज़ा इकबाल मेरी नज़र में तुम एक 2 टके की आवारा बदकिरदार और बरज़ात लड़की हो। मेरी शादी तुड़वा कर क्या समझती हो मैं तुम्हारा हो जाऊँगा? भूल है ये तुम्हारी। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर एक नज़र डालना गवारा ना करो। नहीं करनी तुमसे शादी। अब जाओ, जो पन पड़ते हैं तुमसे वो कर लो, या अपने उस ताकतवर बाप से कहो तुम्हें कोई काठ का उल्लू खरीद दे, क्योंकि मैं तो तुम पर थूकना पसंद नहीं करूँगा। अल्फाज नहीं, पिघला हुआ शीशा थे जो कानों से होकर अब आंखों से लावे की सूरत गुलाबी गालों पर बह रहे थे। वो अपने बाप की लाडली जो मोहब्बत में बुरी तरह धत्कारी गई थी, किसी भी नतीजे की परवाह किए बगैर बेतहाशा तेज और रैश ड्राइविंग कर रही थी। वो उसकी निस्वानियत, पंदार और इज्जत नफ्स को अपने पैरों तले पूरी तरह कुचल कर वहाँ से निकला तो कुछ ही देर बाद गाड़ी लिए वो भी उसके पीछे ही निकली थी, किसी भी अंजाम की परवाह किए बगैर, मरने या मारने का अज़म लिए। सब कुछ कबूल था, हर गलीज इल्ज़ाम सर आंखों पर, लेकिन बदकिरदार और आवारा राना मीर हादी ने कौन से वक्त, कौन सी सदी में उसकी आवारगी या बदकिरदारी देखी थी जो इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था? क्यों, आखिर क्यों? सिर्फ इस शख्स से मंसूब अपने खालिस जज्बों की वजह से जिन्हें उसने 2 कौड़ी का कर दिया था? नहीं, आज लवीज़ा इकबाल का जुनून, उसकी दीवानगी सब कुछ तहस नहस करके बर्बाद कर देगी। वो बलक बलक कर रो रही थी। बार बार आंसुओं की धुन आंखों के सामने आती, हद निगाह पूरी तरह ख़त्म कर देती। वो दूसरे रास्ते से होती राना मीर हादी की गाड़ी के ऐन सामने वाली सड़क से आती नजर आई तो मीर हादी ठटक गया, थम गया, रुक गया। उस लड़की का उसके लिए जुनून, उसकी दीवानगी अब क्या रंग दिखाने वाली थी उसे लम्हों के 1000वें हिस्से में समझ आ गया, लेकिन बहुत देर हो गई। राना मीर हादी की आंखें फटी की फटी रह गई जब वो अपने 90 की रफ्तार से चलती गाड़ी पर काबू ना पा सका। लवीज़ा ने 120 की रफ्तार से अपनी गाड़ी सामने से लाकर राना मीर हादी की गाड़ी से एक धमाके से टकराई थी। मीर हादी ने तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाने के बावजूद लवीज़ा की गाड़ी का बोनट दाएं जानिब से मीर हादी की कार के दाएं दरवाजे से धमाके से टकराया। लवीज़ा की गाड़ी का बोनट बुरी तरह पचक गया। लवीज़ा को बेतहाशा चोटें आईं और वो देखते ही देखते बेहोश हो गई, लेकिन राना मीर हादी की ड्राइविंग सीट खून से तरबतर हो गई। जगह कदरी सुनसान थी, लेकिन कुछ ही देर में बहुत सारे नामालूम सियाह नकाबपोश वहां आए और देखते ही देखते जख्मियों और गाड़ियों समेत वहां से सड़क यूं साफ कर दी जैसे वहां कुछ देर कबल किसी गाड़ी का नामो निशान तक न था। सड़क यूं ही सुनसान थी, वहां अब किसी जी रूह का नामो निशान तक न था। कुछ अरसा पहले लाइब्रेरी में पिन ड्रॉप साइलेंस छाई हुई थी। डार्क ब्राउन शलवार कमीज में हाफ वाइट मर्दाना शाल कंधों पर डाले राना मीर हादी अपनी भारी, गंभीर और पुरस्कार सी आवाज़ में धीमापन और नरमी समोए अपने से 2 साल जूनियर स्टूडेंट्स को उनके प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनकी रहनुमाई कर रहा था। दराज कामत ब्राउन आंखों पर स्याह सनग्लासेस लगाए सुर्खों सफ़ेद रंगत में वो ब्लॉक हैंडसम और डेशिंग लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी ही इतनी रौब और दबदबे वाली थी कि यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो एक मरतबा पलट कर उसे ना देखती। वो बेतहाशा ग्रूम शाइनिंग पर्सनैलिटी रखता था। मंडी बहाउद्दीन के देहाती सरजमीन और ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले राना मीर हादी में वडेरों जैसी कोई बात भी नहीं थी। वो आदतन और फितरतन बहुत पोलाइट, मेहरबान और संजीदा सी शख्सियत का मालिक था, लेकिन उसके बावजूद आज तक किसी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उसे कोई फालतू बात कर सके, सिवाय एक के, और वो थी हालिया आर्मी एयर चीफ जनरल इकबाल हमीद की लाडली अकलौती बेटी लवीज़ा इकबाल, जो बीएससी के फर्स्ट ईयर में थी। वो बेतहाशा हसीन और खूबसूरत थी। मतनासिब कद, सुर्ख सफ़ेद रंगत, सांचे में ढला नाजुक मोमी सा वजूद, तीखे नकूश हुस्न की ऐसी कामिल मूरत होने के बावजूद आज तक पूरी यूनिवर्सिटी में किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो लवीज़ा इकबाल हमीद के पास भी भटके। न आज तक उससे कोई उलझा था। क्यों नहीं उलझा था? वो पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी और वो एक ही उसका सिरदर्द बन गई थी। उसे इससे ख़ास तरह की बिला वजह की चिढ़ थी। ये चिढ़ क्यों थी उसे खुद नहीं मालूम था। हालांकि कि तो उसने भी कभी कोई फालतू बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसके आसपास होती तो राना मीर हादी को अजीब सी कोफत और बेजारगी होती थी। अब भी वो जो केमिस्ट्री में एमएससी के फर्स्ट ईयर में था, जूनियर की मिन्नत तरलों के बाद उनके प्रोजेक्ट में ज़रूरी पॉइंट बता रहा था, जब लाइब्रेरी में हाई हील की टिक टिक की मखसूस आवाज़ गूंजती राना मीर हादी के माथे पर बेलों का जाल बिछा गई। लेडीज़ परफ्यूम की फ़िज़ा, मुअत्तर करती खुशबू उसके आने से पहले ही लाइब्रेरी के इस हिस्से को महका गई। जीन्स के खुले प्लाजो के ऊपर वो पिस्ता कलर की लॉन्ग टी शर्ट पहने स्कार्फ़ो गले में डाले हिस्से मामूल अपने लापरवाह से हुलिये में भी गज़ब ढा रही थी, लेकिन राना मीर हादी ने नागवारी से उसका ये ऊल जलूल सा हुलिया देखा
और फ़ौरन निकाह फेर ली। हेलो गाइस, क्या हो रहा है यहाँ? वो दिलकशी से मुस्कुराती ही बोली और ग्रुप के थोड़ा करीब आ गई। सर अजमल ने कहा है कि अपने प्रोजेक्ट के ज़रूरी पॉइंट्स मैं भी आपसे पूछ लूँ, इसलिए आपको पूछ कर इधर ही चली आई। उसने बड़े पुरस्कून और बाएतमाद अंदाज में कहा था, मगर उसकी अगली बात पर राना मीर हादी का दिमाग घूम गया। सॉरी गाइस, अभी मैं अपने प्रोजेक्ट के पॉइंट्स पूछूंगी तो आप लोग बाद में पूछ लेना, वो मुस्कुराकर पूरे सुकून से कहती टेबल के पार मीर हादी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कोई कहीं नहीं जाएगा, आप लोग आज ही अपने पॉइंट्स क्लियर करें क्योंकि कल मेरे पास वक्त नहीं होगा, और आप रहम मेहरबानी किसी और प्रोफेसर या सीनियर से रजू करें क्योंकि मेरे पास आपके लिए बिल्कुल वक्त नहीं। वो सर्द स्पाट से लेचे में आप पर जोर देता कदरे रखाई से बोला तो लवीज़ा की बशाश चेहरे पर एक साया सा लहराया। पल में मुस्कुराहट हसीन तरीन चेहरे से गायब हो गई। उसने लबों से कुछ नहीं कहा था, लेकिन अपने जूनियर्स को इस कदर खूंखार निगाहों से घूरा था कि हादी भाई, हमने जो समझना था समझ लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे, उनमें से एक लड़की ने कहा और अपना सामान समेट कर वो लोग जल्दी से वहाँ से निकल गए थे। तब मीर हादी भी जलता सुलगता अपना सामान वहाँ से समेटने लगा। आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं राना मीर हादी? आप सबकी हेल्प करते हैं तो मेरे साथ इतने रोड क्यों है? ऐसा क्या किया है मैंने? आखिरकार आज वो तंग आकर उससे उसके अजीब तरीन रवैये की वजाहत मांग ही बैठी। स्पाट सा लेचा था। राना मीर हादी ने भी एक आईब्रो उचकाकर उसकी जानिब देखा। मोहतरमा, आप भी तो यूनिवर्सिटी में किसी को मुंह नहीं लगाती, आपका कोई दोस्त नहीं है, ना कोई लड़का ना कोई लड़की, और हर बार मुझ तक खुद चलकर आ जाती हैं, क्यों? तो मेरे साथ ऐसे स्पेशल बिहेवियर पर आखिर मैं क्या समझूं? वो कोई किसी से कम था, इसलिए आग के ढेर पर बैठे उससे भी उसकी अजीब तरीन बर्ताव की वजह पूछ ही ली। तब वो ठटकने की बजाय जब दिलकशी से मुस्कुराई तो राना मीर हादी ज़रूर ठटक गया। तो मतलब आप मुझे नोट कर रहे थे? उसकी मुस्कुराहट बड़ी फातिहाना किस्म की थी। राना मीर हादी तो गोया सुलग उठा। मैं वो बयान कर रहा था जो यहाँ सबको नज़र आ रहा है और सब अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, वो दांत पीस कर बोला था। आपके साथ ये स्पेशल बिहेवियर इसलिए कि आप बहुत स्पेशल हैं, इतने स्पेशल कि लवीज़ा इकबाल को खुद चलकर आपके पास आना पड़ता है। कच्ची मोहब्बत का दिल फ्रेब सा खुमार आंखों में भर कर कहती वो उसे सन्नाटों की जिद में ले आई। क्या मतलब है आखिर इस बात का? वो भड़क उठा। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप जानबूझकर अनजान बनते रहें तो वो अलग बात है, वो कंधे उचकाकर लापरवाही से कहती। राना मीर हादी को जहर से भी ज़्यादा जहर लगी। मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा आप क्या कहना चाहती हैं। आज खुलकर सीधी तरह कह ही दें ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए आपके इस कुन दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आखिर उसने पथरीले से लेचे में पूछ ही लिया। तब लवीज़ा इकबाल ने नरम गरम से जज्बों की चमक आंखों में बसाए उसकी जानिब देखा था। मैं सीधी तरह आपको प्रपोज कर रही हूँ राना मीर हादी, मुझसे शादी करेंगे? वो कहते फितरी शर्म हया के बायस झिझक गई थी, मगर आज आखिर उसने अपने दिल का हाल इस कठोर के सामने बयान कर ही दिया था जो आंखों की ज़बान समझने को बिल्कुल तैयार नहीं था। जब वो उसकी बात सुनकर भौंच का सा लाल भभू का चेहरा लिए अपनी जगह पर सुन हो गया। मैं ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करता हूँ लवीज़ा इकबाल, इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप ये ज़हनी इख्तरा अपने तक महदूद रखें तो बेहतर होगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। अपने कदम इस राह पर पड़ने से पहले ही वापस मोड़ लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ ख़ानदान से वाई शादियाँ नहीं होती। वैसे भी मेरी मंगनी तो मेरे बचपन में ही हो गई थी। अपनी मांग को बेहद पसंद करता हूँ मैं। जल्द शादी का इन्विटेशन मिल जाएगा आपको, वो कहता वहाँ रुका नहीं था, वहाँ से निकल गया था। लेकिन लवीज़ा इकबाल को एक अंधी खाई में धकेल गया जहाँ पर अपनी नामुराद और नातमाम अधूरी एक तरफा मोहब्बत के मकबरे में अपने दिल को दफनाना था। वो शिकस्ता कदमों से वहाँ से निकली थी। वो ऐसी होश शमाइल नाजुक पड़ी थी जो किसी भी दिल को फतह कर सकती थी, लेकिन बदकिस्मत ऐसी कि अपने महबूब की निगाहों में मौत पर न ठहरी। उसे ड्राइवर लेने आ गया था। लग्जरी ट्रेन गाड़ी आते हुए वो खिड़की के पार ऐसे देख रही थी जैसे दरिया में उसके एक पाँव का जूता गिर गया हो और उसे एक जूते के साथ वापस आना पड़ा। कितनी सबकी हुई एक पाँव में जूता पहनकर, एक नंगे पाँव से चलकर। अच्छा होता वो दूसरा जूता भी उतार फेंकती। एक तरफा मोहब्बत एक पाँव में पहने जूते की तरह होती है, ना तो ठीक से चला जाता है और ना उसे उतार कर फेंका जा सकता है। भाई, आपके लिए एक और मोहब्बतनामा और ये फूल आए हैं। वो अपने फ्लैट में दाखिल हुआ था जब उसके छोटे भाई राना शामिर ज़रियाब ने अपने लब दांतों तले दबाते चेहरे पर शरीर सी मुस्कुराहट लिए उसे इतला दी तो वो गैज़ व गज़ब के इंतहा से अपने लब बुरी तरह भेज कर रह गया। आज के बाद यकीनन ये मोहब्बतनामे भेजने वाले की ख़राब तबीयत को अफाका आ जाएगा। आज के बाद ये बकवासात कभी नहीं आएंगे। उसने चट्टी सी निगाह उन कार्ड्स, खतूत और फूलों पर डाली जो शामिर अलमारी से निकाले बैठे था। बेजारगी से फूलों का बुके उठाकर हमेशा की तरह डस्टबिन की नज़र किया।
اس کا مطلب آپ جان چکے ہیں وہ دیوانی ہستی کون ہے جو آپ کو اس طرح مجنون کی طرح چاہتی ہے؟ شامیر نے ہنستے ہوئے پرمزاح انداز میں کافی مضحکہ خیز تشبیہ ملائی، لیکن اس کی مقتول طبیعت پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن شامیر کی بات پر ایک نگاہ غلط ان کارڈز پر ضرور ڈالی تھی جن پر لویزا اقبال کی رائٹنگ میں مختلف محبت بھرے پیغامات لکھے ہوئے تھے۔ اسے اس لڑکی کی ٹین ایجرز حرکتوں کی وجہ سے پورے خاندان میں کتنی سب کی کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، یہ تو وہی جانتا تھا۔ جب یہ بُکے، کارڈز اور خطوط نامعلوم پتے سے حویلی تک میں آنے لگے تھے، منہ پر کسی کو کچھ کہنے کی جرأت نہ تھی، مگر وہ جانتا تھا اس کی پیٹھ پیچھے کافی باتیں افواہوں کی صورت گردش کر رہی ہیں۔ پتہ بھی چل گیا اور محترمہ کے ہوش ٹھکانے بھی لگا دیے۔ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ شامیر اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ ویسے محبت کی یوں ناقدری کر رہے ہیں آپ بھائی، حالانکہ بہت آسانی سے اس خاندانی بے جوڑ شادیوں کے گندے نظام کو پوری طرح بدل سکتے ہیں آپ۔ بخت آپ کی کتنی بڑی ہیں، آپ سے پورے 8 سال آپ کی آنٹی لگتی ہیں۔ شٹ اپ شامیر، فضول بکواس بند کرو، وہ سلگ اٹھا تھا۔ مرد کی دی کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ مانگ ہے میری، بچپن سے منسوب ہے مجھ سے۔ میرے بڑوں نے زبان دے رکھی ہے اس کے گھر والوں کو، تم بڑوں کی باتوں میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے۔ میر ہادی نے اسے پوری طرح جھڑک دیا تھا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ میر ہادی سر جھٹکتا اپنے بیڈ روم میں چلا آیا اور پھر واقعی اگلے پورے ہفتے اسے وہ کارڈ اور پھول موصول نہیں ہوئے تھے جن کی شاید اسے عادت ہو چکی تھی، لیکن وہ یہ بات کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اگلے دن یونیورسٹی آیا تھا، اسے تو پتہ بھی نہ چلا، اس کا لاشعور اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ کہیں پر دکھائی نہ دی تو اسے عجیب لگا تھا۔ اس وقت وہ علی کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا تھا۔ علی اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن وہ غائب دماغی کے عالم میں وہاں بیٹھا رہا۔ اگلے 3 دن وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ رانا میر ہادی کو پتہ تھا وہ کتنے دن یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ تعجب کی بات تھی کہ اسے ان دنوں کی تعداد یاد تھی۔ وہ علی کے ساتھ کلاس میں بیٹھا تھا۔ یہ چیف صاحب کی بیٹی لویزا اقبال یونیورسٹی نہیں آ رہی، وجہ معلوم ہے تمہیں علی؟ میر ہادی نے سرسری انداز میں علی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، کسی کو نہیں معلوم، اس کی کون سا کوئی دوست ہے جو یہاں بتائے گی کہ وہ کیوں نہیں آ رہی، علی نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن ایک منٹ، یہ تمہیں اتنی کیوں فکر ہو رہی ہے؟ کوئی چکر وکر تو نہیں؟ علی نے ذومینی انداز میں پوچھا تو وہ چڑ گیا۔ ہر بات کا لوٹ پھیر کر یہی مطلب ہوتا ہے علی؟ کوئی انسانیت کی خاطر کسی کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا؟ وہ شدت سے چڑ چکا تھا۔ علی اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ مذاق کر رہا تھا یار، اچھا چھوڑو کینٹین چلتے ہیں۔ علی نے اس کے غیر معمولی بگڑے موڈ کی وجہ سے بات ہی پوری طرح گھما دی تھی۔ وہ بھی سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے طویل و عریض بنگلے کے اپنے بیڈ روم میں سیاہ ٹی شرٹ، ٹراؤزر، گھنے ڈارک براؤن بال کمر پر بکھرائے وہ کھڑکی میں بیٹھی باہر کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ بخار سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ بخار جسمانی تھا یا روحانی، اسے سمجھ نہ آئی۔ یونیورسٹی میں اس کا کوئی خاص دوست نہیں تھا۔ ہاں، وہاں جاتے ہی اس کی نظر ٹھہری تھی تو ایسے شخص پر جس نے بلا وجہ اس سے ہمیشہ نفرت کی تھی۔ بہت سبک رفتاری سے وہ شخص محبت بن کر دل میں بہنے لگا تھا۔ محبت کی جڑیں روح تک پھیل گئیں، تب خود پر کوئی اختیار نہ رہا، اس لیے تو اپنی نسوانیت کو ایک طرف رکھے خود جا کر اسے اظہار بھی کر دیا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے اتنے شدید رد عمل کی بھی کہاں توقع تھی۔ اس نے میڈیسن لی تھی، مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جب ہلکی دستک دے کر کوئی اندر داخل ہوا تھا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے بابا تھے جو مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اقبال حمید فل یونیفارم میں موجود اب قریب آ کر اس کے ساتھ کاٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کا سر تھام کر اس کا ماتھا چوما۔ میرا لیز کا پیکٹ کیوں اتنا اداس ہے بھائی؟ اقبال نے اپنی لاڈلی اکلوتی بیٹی کی آنکھوں میں نرمی سے جھانکا تھا، جہاں انہیں کلیجہ چیر دینے والی ویرانی، خالی پن اور عجیب طرح کی توڑ پھوڑ سی نظر آئی تو وہ تڑپ اٹھے تھے۔ اگر ماں حیات ہوتی تو وہ شاید اپنے دل کی بات ماں سے بانٹ لیتی، مگر ایسی کون سی بات تھی جو وہ اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی؟ کچھ نہیں بابا، بس ایسے ہی ٹاپ کرنے کے چکر میں کچھ زیادہ اوور تھنکنگ کرنے لگی ہوں، اس نے کہتے ان سے بری طرح نگاہیں چرائی تھی۔ اور یہ زندگی میں پہلا ایسا موقع تھا کہ وہ اپنے بابا سے نگاہیں چرا رہی تھی، نہیں تو آج تک ایسا موقع کبھی نہیں آیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی ہر ضد منوانے والی وہ ضدی لڑکی آج اپنی محبت سے دستبردار ہو کر تہی دامن ہو بیٹھی تھی۔ اس کے بابا نے اس کا جھکا چہرہ اپنی جانب گھمایا اور ایک مرتبہ پھر اس کی کتھائی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر خواہش کی جگنو ہار سے پھسل کر آپ کی زندگی کو اندھیر کرنے لگے تو ان جگنوؤں کو تقدیر سے چھین کر قسمت کی چادر سے نوچ کر اپنی مٹھی میں قید کر لینا چاہیے۔ انہوں نے جس انداز، جس لہجے میں اس سے کہا تھا، لویزا کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ بابا، وہ سناٹوں کی ضد میں آئی لرزتی آواز میں بولی۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف مائی چائلڈ، وہ کہتے رکے نہیں، وہاں سے نکل گئے تھے۔
طبیعت کافی بوجھل تھی، بخار اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اگر بےحد ضروری اسائنمنٹ جمع نہ کروانی ہوتی تو وہ کبھی یونیورسٹی کا رخ نہ کرتی۔ کاپر کلر کی ٹراؤزر، لانگ ٹی شرٹ میں ہم رنگ سکارف گلے میں ڈالے وہ اپنی کلاس میں الگ تھلگ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی تھی، اسائنمنٹ جمع کروا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سب اسٹوڈنٹس کلاس سے باہر نکل گئے۔ لویزا کے سر میں شدید درد اٹھا۔ وہ اپنی سرخ ہاتھوں سے اپنی دونوں کمپٹیاں سختی سے دبائے ہوئے تھی۔ وہ یونیورسٹی آیا، ڈارک گرین ٹو پیس میں ڈرائی وے پر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جب اندر آتے ایک گاڑی نے اس کی تمام تر توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اسے یاد تھا آج وہ تقریباً 1 ہفتے بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ اس گاڑی سے اتری تھی، بہت لاپرواہ، پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ، سرد و سپاٹ اور سرخ چہرہ لیے وہ رانا میر ہادی کی جانب ایک بھی غلط نگاہ ڈالے بغیر اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب گئی تو میر ہادی کو حقیقتاً ایک دھچکا سا لگا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ اپنی کلاس میں جا نہیں پایا تھا۔ وہ بے مقصد ادھر ادھر پھرتا رہا۔ تجسس تھا، کوئی وہم، کوئی سوال، یا جانے کیا کہ اگلے کچھ وقت میں وہ بی ایس سی کے ڈپارٹمنٹ میں اس کی کلاس کے سامنے تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس باہر نکل گئے تھے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے کلاس میں داخل ہوا تو وہ اپنی مخصوص جگہ پر سرخ چہرہ لیے اپنے گلابی ہاتھوں سے اپنی کمپٹیاں مسل رہی تھی۔ ایک مخصوص سی خوشبو اور آہٹ اپنے قریب محسوس کر کے لویزا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اس وقت جہاں کسی کی بھی توقع کر سکتی تھی سوائے اس شخص کے، سو آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ ادھر وہ ہونک سا اپنی جگہ پر سن کھڑا تھا۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو مسز لویزا اقبال، وہ کارڈز، پھول اور خطوط آپ مجھے بھیجتی رہی ہیں؟ اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا، اور سامنے بیٹھی کومل نازک سی لڑکی کا تیزی سے پھیکا پڑتا حسین ترین چہرہ دیکھ دل میں ایک کمینی سی خوشی ہوئی۔ معذرت چاہتی ہوں، وہ میری نادانی تھی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کا لہجہ بے شک سپاٹ تھا، لیکن الفاظ بامشکل گلے سے پھنس پھنس کر ادا ہوئے۔ رانا میر ہادی کو سخت بد مزہ کر گئے۔ اس کا اتنی جلدی پسپائی اختیار کرنے کا انداز اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ ایسی کیسی نادانی محترمہ، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کی ان بچکانہ حرکتوں سے خاندان بھر میں میری کیسے کیسے انسلٹ ہوئی ہے؟ میر ہادی کو اندازہ تک نہ تھا کہ وہ خواہ بات کو تول دے رہا ہے۔ میں معافی مانگ چکی ہوں اور بدقسمتی یہ ہے کہ گزرا وقت واپس دوہرا کر اپنی غلطی سدھار نہیں سکتی۔ اس کے اندر زہر پھیلنے لگا۔ اس کا فقار دل یہ بار سہ نہیں پایا تھا، اس لیے وہ برداشت کی کون سی حد پر کھڑی تھی۔ مقابل کو لمحہ بلمحہ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھا کر جانے لگی جب بری طرح لڑکھڑا سی گئی۔ رانا میر ہادی نے بوکھلا کر اس کو اپنے مضبوط و آہنی بازو کے حصار میں لیتے تھاما تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ لہجہ خود بخود دھیما پڑ گیا، جبکہ لویزا اقبال کو اس کی یہ ہمدردی اور ترس اس وقت زہر کا پیالہ لگ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کی اس جھوٹی اور بناوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں مجھے، آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ وہ کھولتے اعصاب پر قابو پاتے زہر آلود لہجے میں بولی، ایک سراب کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی برباد مت کریں لویزا اقبال۔ اس نے متانت بھرے لہجے میں سمجھانا چاہا، اسے اپنے حصار سے نرمی سے آزاد کر دیا، لیکن اب بھی وہ دراز قد چوڑی جسامت کا خوبرو شخص اس کے سامنے اس انداز سے کھڑا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کترا کر وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ نہیں بھاگ رہی، آپ کی نصیحت کے مطابق اپنے قدم واپس لے لیے ہیں، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ رہی ہوں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اب آپ تک آ کر کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ وہ کہتے کہتے ہانپ گئی، گلے میں گولا سا پھنس گیا، جبکہ میر ہادی اس کی بات پر ایک لمحے کو حق دق ہوا تھا۔ میم، سب خیریت ہے نا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ اب باہر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ لویزا کے باڈی گارڈ کی خطرناک سی آواز سنائی دی تو لویزا کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ میر ہادی جو پیچھے مڑنے لگا تھا، لویزا نے تیزی سے اس کا گریبان پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ بھونچکا رہ گیا۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا، میرے جانے کے بعد اس کلاس سے نکلنا ہے آپ نے۔ اس کا آگ کی طرح جلتا ہاتھ میر ہادی کے سینے سے ٹکرایا تو وہ کچھ لمحوں کے لیے تو سانس لینا تک بھول گیا۔ وہ ہوا کا جھونکا بنی وہاں سے تیزی سے نکل گئی تھی، لیکن رانا میر ہادی جیسے وہاں پتھر کی مورت بنے کھڑا رہ گیا۔ سر، لیزا بی بی اپنی کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی ہیں۔ اقبال حمید جب گھر لوٹی تو سامنے سے لویزا کا بچپن سے خیال رکھنے والی آیا اماں بھی نے انہیں یہ اندوہناک خبر سنائی تو اقبال حمید پریشانی سے اپنی لاڈلی کے کمرے کی جانب لپکے۔ ماسٹر کی سے انہوں نے بڑی تیزی سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کا منظر اتنے بہادر اور دلیر آدمی کا بھی کلیجہ چیر گیا کہ ان کی لاڈلی گٹھڑی بنی زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اسے اٹھائے تیزی سے ہاسپٹل کے لیے نکلے تھے۔
बच्ची को नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है इकबाल, और वो बेहोशी में मुसलसल एक नाम पुकार रही है। इकबाल हमीद की दोस्त ने उनके कंधे पर हाथ रखकर तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो वो गहरे समंदर की तरह बिल्कुल खामोश थे। रूम में शिफ्ट होने के काफ़ी देर बाद वो होश में आई थी। लीज़ा, मेरी बच्ची। इकबाल हमीद ने झुककर उसके माथे पर पदराना शफकत से चूर होकर अपने लब रखे तो वो नीम खनूदगी में भी मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ बाबा, दौर से झगड़ा हो गया था बस इसीलिए। चोर की दाढ़ी में तिनके के मुतरादिफ वो सबसे पहले वजाहतें देने लगी तो इकबाल साहब धीमे से मुस्कुरा दिए। हम ये झगड़ा जल्द सुलझा देंगे मेरा बच्चा, तुम फिक्र मत करो, उन्होंने नरमी से कहा। तो लवीज़ा ने मुतमईन होकर सर हिलाया। इसकी ज़रूरत नहीं पापा, आप बस मुझे नानों के पास तुर्की भिजवा दें, मैं कुछ अर्सा उन्हीं के पास रहना चाहती हूँ, वहाँ यूनिवर्सिटी में मेरी माइग्रेशन करवा दें, उसके हमेशा की तरह ज़िद्दी से अंदाज में कहा। तो इकबाल साहब हंस दिए। जैसे मेरा बेटा कहेगा हम वैसे करेंगे, उन्होंने फिर से कहते उसका माथा चूमा। तो लवीज़ा ने पुरसुकून होकर अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी शादी के हंगामे में जाग उठे थे। वो वक्त को ढेर सारी शॉपिंग के साथ शादी का जोड़ा दिलवा कर लाया था। वो दोनों इस वक्त मीर हादी के फ्लैट में ड्राइनिंग रूम में बैठे थे। लगता है आपकी इस नाकाम दीवानी को भी हमारी शादी का पता चल चुका है, इसीलिए तो इतने दिन से आपके लिए फूलों के ढेर नहीं भेजे, वक्त ने काफ़ी नफूद और हकारे से कहा था। राणा मीर हादी ने चूम कर उसे देखा। इतनी खुशी के मौके पर तुम क्या लेकर बैठ गई हो, कदरे बिगड़ कर बोला। तो वक्त फौरन संभल गई थी। मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बुरा मान गए, उसने लहजे में मिठास भरते कहा था। लेकिन राणा मीर हादी का सारा मूड गारित हो चुका था। शामीन इनके लिए काफ़ी लाया था, काफ़ी पीकर अपनी भाभी को उनके घर छोड़ाना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, वो उठकर अपने कमरे में चला आया। एक अनजानी सी कसक थी जो सुकून नहीं लेने दे रही थी, लेकिन क्या उसको समझ ना आया। सब कुछ मन के मुताबिक हो रहा था, मगर दिल में कोई बहकते मचलते नुखेज से जज्बात सर ना उठाते थे। वो शादी की तैयारियां काफ़ी मशीनी अंदाज में कर रहा था। फिर आखिर उसकी मेहंदी का दिन आन पहुंचा था। वो इस वक्त हवेली में अपने बेडरूम में तैयार हो रहा था। दराज कद सुर्ख सफ़ेद रंगत, देखिए खूबरू नकोश, ऊपर से इस वक्त सफ़ेद कलिफ लगी शलवार कमीज़ में वो मर्दाना वजाहत का शाहकार खुद पर मखसूस परफ्यूम स्प्रे करने के बाद घनी मूंछों को सेट कर रहा था जब गार्ड्स उरली कमरे में आया। मीर हादी, शामिर को तुमने कहीं भेजा है क्या? 2 घंटे हो चुके हैं, नज़र नहीं आ रहा, अली ने उसे कहा तो वो बुरी तरह चौंका था। वाकई शामिर उसे काफ़ी देर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना फ़ोन उठाकर उसे कॉल मिलाई थी। उसे हैरत का झटका लगा, शामिर का फ़ोन बन जा रहा था। अब मीर हादी को परेशानी होने लगी। उसके सब दोस्त तो यहाँ मौजूद थे, खुद कहाँ चला गया? मीर हादी अपने कमरे से बाहर निकला। पूरी हवेली में शामिर की पुकार पड़ गई थी, मगर वो कहीं होता तो दिखता। उसके बाद पूरे 1.5 घंटे परेशानी के गुजर चुके थे, शामिर का कहीं पता ना चला। मीर हादी पूरे इलाके की खाक छान आया था, मगर शामिर का कुछ अता पता ना चला। वो परेशानी के आलम में हवेली आया था जब उसके फ़ोन पर बख्तावर की कॉल आई। उसे हैरत हुई थी, फिर भी अपने तासरात पर काबू पाते उसने कॉल रिसीव की, मगर सामने से उसे चहकू पहकू रोते सुन मीर हादी के हाथों के तोते उड़ गए। क्या हुआ बख्त, रो क्यों रही हो? सब खैरियत है ना? कुछ भी ठीक नहीं मीर हादी, पापा और भाई को किसी ने अगवा कर लिया है। वो लोग किसी काम से बाहर गए थे, कोई पता नहीं कौन लोग थे, लेकिन पापा और भाई को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। वो उसे तफसील बता रही थी, जबकि मीर हादी गुमसुम सा अपनी जगह पर पत्थर बन गया। तो क्या शामिर को भी किसी ने अगवा ही किया था? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मीर हादी ने उसे तसल्ली दी और फ़ोन रख दिया। ये वही लम्हा था जब कार रखते उसके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगी तो वो उसने परेशानी से पहलू बदलते उठा लिया। ये शादी तोड़ दो और अपना रिश्ता लवीज़ा इकबाल के घर फौरी तौर पर भेजो। इस शादी से इनकार कर दो तो तुम्हारा छोटा भाई और ना होने वाले ससुर और साला घर सही सलामत पहुंच जाएंगे। कोई चालाकी करने की कोशिश की तो अगली मरतबा दुल्हन उठा दी जाएगी। कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग मैसेज था जो राना मीर हादी ने अली को भी सुनाया था। दोनों के सरों पर हवेली की छत गिर गई थी और फिर उसे अपनी शादी तोड़नी पड़ी, क्योंकि पुलिस के लाख हिरिया करने के बावजूद वो तीनों कहीं से भी बाजियाब नहीं हो पाए थे। शादी तोड़ने की 6 घंटे बाद वो तीनों घर लौट आए थे। शामिर को कोई राहगीर घर छोड़कर गए तो वो बेहोश था। उसे कोई इल्म नहीं था उसे किसने उठाया था, मगर राना मीर हादी को अच्छे से इल्म हो चुका था। तभी वो यूनिवर्सिटी आया था। बड़ी मुश्किल से वहाँ प्रोफेसर से नंबर लेकर उसने उसको कॉल मिलाई। राना मीर हादी को अगला गुमनाम मिलने वाला मैसेज उससे भी कई गुना ज़्यादा अज़ाबनाक था।
अना मजरूह और इज़्ज़त नफ्स बुलबुला उठी। गुड बॉय। अब शादी तोड़ दी है तो चुपचाप उसी मुबारक मुंह से लवीज़ा इकबाल हमीद को प्रपोज करो जाकर। लेकिन आज़ादी के अना पर पाँव पड़ा था। वो बुलबुलाता क्यों नहीं, उसकी ज़बरदस्ती शादी तोड़ी गई थी। आज तक उसे लगता था कोई ऐसा नहीं जो राना मीर हादी जैसे उथरे घोड़े को काबू कर सके या उसे ज़बरदस्ती कोई काम करवा सके। लेकिन अब उससे ज़बरदस्ती की गई थी, इसलिए वो आग का ढेर बना सब कुछ तहस नहस करने के डर में था। तभी उसे कॉल मिलाई थी। लवीज़ा दिल में ढेरों दर्द और तकलीफ लिए पसमर्दगी से अपना बैग पैक कर रही थी जब उसका मोबाइल फ़ोन मुसलसल गुनगुनाया। लवीज़ा ने चीज़ें एक तरफ रखकर फ़ोन उठाया तो दिल कानों में धड़क उठा। वो एक नंबर था जो भले मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं था मगर दिल में तो सेव था। नंबर का एक एक हिस्सा उसे अजबर था। उसने धड़कते दिल के साथ कॉल उठे। अस्सलाम वालेकुम, कौन? उसने फिर भी अनजान मरना मंसूब समझा। लवीज़ा इकबाल, मैं राना मीर हादी बात कर रहा हूँ। तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। क्या मैं यूनिवर्सिटी आ सकती हूँ? मैं तुम्हारा लाइब्रेरी में वेट कर रहा हूँ। उसके अल्फाज दिल फरेब थे, मोहब्बत का दिल कानों में धड़काते हुए, मगर लहजा बहुत जालिम था। मगर लहजे पर यहाँ गौर कौन कर रहा था? वो तो उसकी इतनी सी बात सुनकर ही हवाओं में उड़ने लगी थी। कुछ जो उसने आपसे तुम तक का सफ़र एक फ़ोन कॉल में तय किया था, वो पैर ज़मीन पर कहाँ लगने दे रहा था। लेकिन मेरी तो अभी कुछ देर बाद की फ़्लाइट है, लवीज़ा ने धीमे से कहा। लेकिन इधर उसके इतने भोले बनने पर राना मीर हादी के अंदर जवार भाटे उठने लगे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं वेट कर रहा हूँ। अगले आधे घंटे में मुझे तुम मेरे सामने यहाँ मिलो। उसने अपनी सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया था। लवीज़ा ने सरशारी से मुस्कुराते फ़ोन सीने से लगाया। ये गायब लड़ कैसे हो गई? वो हैरान थी। वो अपनी अलमारी की तरफ लपकी और खूबसूरत सा ब्रांडेड ऑलिव ग्रीन कलर का चौड़ा जेब तन किया। दुपट्टा गले में लिए, लबों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाए, आज वो पहली मरतबा इतने दिल से तैयार हुई थी। खुला प्लाजो और ऊपर घुटनों तक कुर्ती में दूधिया रंग चांदी की तरह दमक उठा। सांचे में ढला परी पेकर वजूद मुतनासिब कद, वो इतनी सी तैयारी में ही गजब ढा रही थी। वो अपना क्लीच और मोबाइल उठाए जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर पोर्च तक पहुंची। आज अजीब बात हुई थी कि उसके बॉडीगार्ड नामी दमछला उसके साथ नहीं लगा था। वो दिल ही दिल में शुक्र अदा करती गाड़ी लेकर घर से निकली थी। वो लाइब्रेरी के मखसूस टेबल पर बैठा अपनी लाल अंगारा साहरी आंखें किसी गैर मुराई नुक्ते पर जमाए बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। जब लेडीज़ परफ्यूम की मखसूस खुशबू सांसों से टकराई तो कुशादा माथे पर बिलों का कहर ढाता जाल बिछ गया। लवीज़ा झिझकते उसके सामने आई। अस्सलाम वालेकुम, उसने मुतरन्निम नरम आवाज़ में कहा। मिरहादी ने निगाहें उठाकर ऊपर देखा तो वो उसकी इतनी होलनाक तासरात देखकर धक से रह गई। लहू छलकाता चेहरा, सुर्ख अंगारा आंखें, पीछे जबड़ी और कंपटी पर फूली हुई रगें। क्या हुआ मीर हादी, सब ठीक है? आप ठीक तो है ना? वो मुसलसल उसे खुद को ऐसे देखते देख रूहान सी होती घबरा कर बोली। परसों मेरी शादी थी, राना मीर हादी ने इस बार से लहजे में कहा तो लवीज़ा के सर पर यूनिवर्सिटी की छत से गिर गई। लेकिन एन मेहंदी वाले दिन मेरे भाई और मेरी होने वाली बीवी के बाप और भाई को अगवा कर लिया गया और मुझे फ़ोन से अननोन नंबर से धमकाया गया कि मैं वो शादी तोड़ दूँ। ना सिर्फ शादी तोड़ दूँ बल्कि तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूँ। ये सब तुमने किया ना? वो कह ढाते पूरी सार से लहजे में पूछ रहा था। और लवीज़ा की सांसें उसके सीने में अटक गई, हाथ पैर सुन हो गए, चेहरा तेज़ी से सफ़ेद पड़ने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कि वो अभी बोल ही रही थी कि अपनी जगह से सहम कर 2 कदम पीछे हटी थी क्योंकि राना मीर हादी ने पाँव की धमाकेदार ज़रब से टेबल परे फेंका था। अपनी शादी तोड़कर तुम्हें प्रपोज करने का हुक्मनामा हुआ और तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं? मेरे माथे पर पागल लिखा हुआ है। ये तुमने किया ना? खुद को समझती क्या हो? ज़रा ताकत के नशे की मदहोशी से बाहर निकलो तो तुम्हें अपने 2 टके के औकात का पता चले। बल्कि नहीं, वो तो मैं यानी राना मीर हादी ही तुम्हें बता देता हूँ कि लवीज़ा इकबाल, मेरी नज़र में तुम एक 2 टके की आवारा बदकिरदार और बदज़ात लड़की हो। मेरी शादी तुड़वा कर क्या समझती हो मैं तुम्हारा हो जाऊँगा? भूल है ये तुम्हारी। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर एक नज़र डालना गवारा ना करूँ। नहीं करनी तुमसे शादी। अब जो पन पड़ता है तुमसे वो कर लो या अपने उस ताकतवर बाप से कहो तुम्हें कोई काठ का उल्लू खरीद दे, क्योंकि मैं तो तुम पर थूकना पसंद नहीं करूँगा। वो मुँह से आग उगल कर वहाँ रुका नहीं था, वहाँ से निकल गया था, जबकि लवीज़ा इकबाल को सही मायनों में आज इल्म हुआ था कि अल्फाज आसमान सर पर कैसे गिराते हैं और जिस्म को नहीं रूह को मसमार कर देते हैं। वो कई सानिया पत्थर बनी वहाँ खड़ी रही, चेहरे पर कुछ गर्म से हाल मादे का एहसास हुआ तो पता चला चेहरा आंसुओं से भीग गया है।
इस कठोर पत्थर दिल ने उसकी रूह को ऐसा कचोका लगाया था, ऐसा दर्द दिया था कि जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। अगर वो मुझे ऐसा समझता है तो मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, लेकिन नहीं, जान दूंगी तो उस पत्थर के देवता की निगाहों के सामने। उसे भी तो पता चले, शमा परवाने की आग में जल मरे तो परवाना सारी जिंदगी सिर्फ सुलगते है। पूरी तरह पागल हो चुकी थी। तभी शोला जवाला बनी वहां से तेजी से निकली थी। लवीजा रास्ता घुमाकर उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लाई थी। उसकी निगाहों के सामने अपनी गाड़ी को घुमाकर खंबे में दे मारने का प्रोग्राम था। लवीजा इकबाल का राना मीर हादी की आंखों के सामने अपनी जान देने का इरादा पूरी तरह समझते हुए वो उसकी जान बचाने की खातिर अपनी गाड़ी को उसकी गाड़ी के सामने ले आया। राना मीर हादी की गाड़ी का अगला हिस्सा लवीजा की गाड़ी और खंबे के दरमियान आकर बुरी तरह कुचला गया था। सर दर्द से फट रहा था, आंखें बहुत भारी थी, यूं लगता था पपोटों पर मन मन भारी पत्थर रखे हुए। लीजा, मेरी गुड़िया, मेरा बच्चा, मेरी जान, आंखें खोलो बेटा। दूर, बहुत ही दूर कहीं से उसे खटाटोप अंधेरे को चीरती अपने बाबा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बहुत दिक्कतों से उसने अपनी सूजी हुई आंखें खोली तो इकबाल हमीद नम सुर्ख आंखें लिए उसके चेहरे पर झुके हुए थे। पापा, क्यों किया? मीर हादी हादी टूटे फूटे शिकस्ता अल्फाज से बाप से शिकवा करके वो उस हरजाई का नाम पुकारते फूट फूट कर रोती थी। उसकी पूरी जिस्म पर, उस सर पर चोटें थी। उसका रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो इतनी ही पैनिक हो रही थी। वो भी ठीक है लीज़ा मेरी जान, वो बिल्कुल ठीक है। पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर उसे देख लेना। इकबाल हमीद ने उसे तसल्ली दी। जल्द वो दवाओं की ज़ेर असर फिर से गहरी नींद में चली गई। उसके बाद उसे 2 दिन बाद पूरी तरह होश आया था। उसने चीखते चिल्लाते पूरा कमरा सर पर उठा लिया था। हालांकि उसका खुद का सर पट्टियों से जकड़ा हुआ था, जिस्म का जोर जोर दुख रहा था, मगर उसे मुतल्लिक परवाह नहीं थी। मुझे मीर हादी के पास जाना है, उसे देखना है, हटो सामने से। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, चीज़ें उठा उठा कर फेंकती, कोई पागल लग रही थी। तब वो नर्स जो स्पेशल उसके लिए हायर की गई थी, उसने उसे संभाला था। चलें इधर, व्हील चेयर पर बैठे, मैं ड्रिप इसी में सेट कर देती हूँ। मैं लेके चलूँगी आपको उसके पास, लेकिन शर्त ये है, आपने पैनिक नहीं होना, बस रिलैक्स रहें लवीज़ा, रिलैक्स रहें बिल्कुल। सिस्टर सुंदस ने उसे थामा और हैरत अंगेज़ तौर पर उसने सिस्टर की हर बात मान ली। वो व्हील चेयर पर बैठी, उसे ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। उसके कमरे के साथ वाले कमरे में ही वो दुश्मनी जाम पट्टियों में जकड़ा मशीनों की नालियों के बीच बेड पर बेहोशी की हालत में जत लेटा हुआ था। वो उसे देखकर फिर बेतहाशा रो पड़ी थी। सिस्टर, 1 हफ्ते बाद मुझे सही तरह से होश आया है, लेकिन ये अभी तक होश में क्यों नहीं आए? क्या हुआ इन्हें? ये ठीक तो है ना? वो दहल उठी। ये कोमा में चले गए हैं लवीज़ा, आने को इन्हें अभी इसी वक्त होश आ जाए, ना आने को चाहे 10 साल ना आए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके दिमाग के पिछले हिस्से पर चोट लगी है। होश में आने के बाद भी डॉक्टर्स ने कहा है कि ये अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी पूरी तरह भूल जाएंगे, इनकी याददाश्त चली जाएगी। आप दुआ करें इनके लिए कि ये जल्द होश में आ जाए। मोहब्बत की दुआ में बड़ी ताकत होती है लीज़ा, सिस्टर बोल रही थी, और लवीज़ा को लगा था उसके दिमाग की शरियानें फट पड़ेंगी। वो बेतहाशा रो दी थी। अगले 1 माह में लवीज़ा इकबाल पूरी तरह सेहतयाब हो गई थी, मगर राना मीर हादी की हालत में खातिर ख्वाह कोई बेहतरी आती महसूस ना हुई थी। ये पूरा 1 माह लवीज़ा ने उस शख्स की पट्टी से लगे बिताया था। पूरा पूरा दिन वो उसके पास बैठी उसे चुपचाप देखती रहती। ये एक लग्जरी ट्रेन अपार्टमेंट था, जिसके बेडरूम में रखे हॉस्पिटल बेड पर वो मशीनों के दरमियान दुनिया और माफिया से बेगाना बेहोश पड़ा था, और बेड के पास रखे सोफे पर बैठी उसे एक इंग्लिश नावल सुना रही थी। 5 माह से उसकी यही रूटीन थी। वो सुबह के वक्त उसे तिलावत सुनाती थी, दोपहर को मुख्तलिफ किस्म के इंग्लिश नावल, और रात को उर्दू अदब की कुतब। डॉक्टर्स ने कहा था वो बेहोश है, लेकिन उसका शऊर जागा हुआ है, वो सुन सकता है, महसूस कर सकता है। उसे खुश रखें, उसका ख्याल रखें, केयर करेंगे तो उसका जल्द रिकवर होने का ज़्यादा और अच्छे चांसेस है। इसलिए वो घंटों उसके सरहाने बैठकर उसे बातें करती थी, इस तसव्वुराती दुनिया की बातें जिसमें वो उसका शौहर था, और वो दोनों मोहब्बत के झूले में बैठकर आसमान छुआते थे। वो तख़य्युल की दुनिया जिसमें लवीज़ा इकबाल उसकी बीवी थी, और उसने उस शख्स का हाथ थाम कर वर्ल्ड टूर कर रखा था, दुनिया के मुख्तलिफ तफरीही मकामात की सैर कर रखी थी।
अभी वो स्याह ट्राउज़र टी शर्ट में रफ टफ से हुलिये में बालों का ऊंचा सा जोड़ा बनाए, स्याह स्कार्फ गले में डाले उसे बड़े मगन अंदाज में साथ साथ नावल पर तबसरे करते उसे मुख्तलिफ सीन सुना रही थी। जब उसे यूं लगा उसे कोई देख रहा है, लवीज़ा ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की जानिब देखा। मिरहादी के लिए एक मेल केयर टेकर हायर किया गया था। अम्मा भी समेत मुलाजमाओं की एक फ़ौज थी यहाँ, लेकिन इस वक्त दरवाजे पर कोई नहीं था। तो वो सर झटक फिर से एक नावल पढ़ने लगी। उसे फिर से वही महसूस हुआ। लवीज़ा ने चूम कर सर ऊपर उठाया, तब ज़मीन आसमान उसकी निगाहों के सामने घूम गए। वो अपनी सुर्ख आंखों में एक शौक का जहाँ आबाद किए लवीज़ा की जानिब बड़ी नरम निगाहों से देख रहा था। मीर हादी, वो चीख पड़ी। तड़प कर उठकर बाहर भागने लगी। इरादा था फ़ोन करके किसी डॉक्टर को बुलाए, जब इतनी ही सरल से मीर हादी ने उसकी कलाई नरमी से थाम ली थी। मेरे पास ही बैठी रहो और ये चैप्टर मुकम्मल करो बीवी, नहीं तो मुझे तजस्सुस रहेगा कि आगे क्या हुआ, उसने मुस्कुराकर नरमी से कहा। तो लवीज़ा को लगा हफ्ते आसमान उसकी निगाहों के आगे घूम गए हैं। ये क्या हो गया था? उसे लगा था वो होश में आएगा तो चाहे उसकी याददाश्त खो भी जाए, मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद वो उसे सब सच सच बता देगी, फिर चाहे वो उसे कितनी भी नफरत करे। जब वो मुकम्मल सेहतयाब होकर अपनी दुनिया में वापस लौट जाएगा तब लवीज़ा भी ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़ देगी। लेकिन सब कुछ उलट हो गया था। वो मोहब्बत के हाथों मजबूर फिर से एक सही गलती कर बैठी थी। उसे वो कहानियाँ नहीं घड़नी चाहिए थी जिन कहानियों को राना मीर हादी के लाशों ने काफ़ी गहराई से असबर करके सब कुछ मान लिया था। वो इन कहानियों को सच मान बैठा था। इन कहानियों को ही अपनी हकीकत समझ चुका था। लवीज़ा की आंखें तेज़ी से नम हुई। वो मुस्कुरा दिया। ये शुक्र के आंसू होंगे। उसका रद्द-ए-अमल मीर हादी की समझ से बाहर था। मीर हादी ने रोज़ 5 माह से उसके लबों से ये तकरार सुनी थी। मीर हादी उठ जाएं, मीर हादी आंखें खोले, जैसे यूसुफ कुएं से निकलने के मुंतज़िर थे। मैं भी आपके होश में आने का उतनी ही शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। मीर हादी, मेरा इंतज़ार तवालत अख्तियार कर रहा है। अब तो आंखें खोल दें। आप उठेंगे तो मैं तमाम उम्र आपके कदमों की खाक बनकर गुजारूंगी। और अब उसकी ये बुखलाहट मीर हादी की समझ से बाहर थी। बढ़ते जज्बात में वो अभी तक उसके सीने से भी नहीं लिपटी थी। क्या हुआ वाफ़ी? सरप्राइज़ दिया ना? ऐसे गुमसुम क्यों हो? इधर मेरे पास आओ। डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राना मीर हाथी ने उसकी कलाई पर नरमी से दबाव डाला तो वो लरजती, कांपती, झिझकती उसके पहलों में बैठकर बुरी तरह रो रही थी। आपको होश कब आया? उसे कोई बात ना बन पाई तो झिझकते हुए नमी भरे लहजे में पूछा। जब तुमने दूसरा सीन स्टार्ट किया तभी, मुस्कुरा कर जवाब दे रहा था। अब ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाने दे, मुकम्मल चेकअप हो जाएगा तो तसल्ली हो जाएगी। वो निगाहें चुराते उसे बहला रही थी। असाब झनझना उठे थे। कुछ समझ नहीं आई हो क्या रहा है। नहीं, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस तुम पास बैठी रहो। मुझे महसूस करने दो कि हमारी लाइफ जो पहले इतनी बेहतरीन गुजर रही थी, अभी उस नहरा दौर वापस आने वाला है। राना मीर हादी ने उसका हाथ थाम कर आहिस्तगी से अपने दिल के मकाम पर रखा तो लवीज़ा इकबाल जी जान से लरस गई। ये आंसू साफ करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ इनसे, मीर हादी ने मोहब्बत की चाशनी में डूबे लहजे में कहा तो लवीज़ा की आंखें मज़ीद टपटपा गईं। वो खुद पर मज़ीद जब्त ना कर पाई और उसके कंधे पर सर रख कर फूट फूट कर रो दी। मीर हादी ने आसूदगी से मुस्कुराकर उसे खुद से लगाते आंखें मूंद ली। मीर हादी की केयरटेकर अज़ार ने इकबाल हमीद को कॉल मिलाई थी। सर, मिस्टर हादी को होश आ चुका है। मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, जल्द आता होगा। आगे क्या ऑर्डर हैं सर? अज़ान की इत्तला पर इकबाल हमीद चंद लम्हों को खामोश से हो गए। होश में आने के बाद उसका क्या रद्द-ए-अमल था? इकबाल हमीद ने बेतासर लहजे में पूछा। मुझे लगता है उनकी याददाश्त पूरी तरह चली गई है। और वो, अज़ान कहते हुए झिझक गया। वो क्या? इकबाल हमीद की सरसराती आवाज़ सुनकर अज़ान ने थूक निकला। मुझे लगता है वो मैम को अपनी बीवी समझ रहे हैं, अज़ान ने डरते डरते कहा। व्हाट रबिश, क्या बकवास है? वो बिगड़ कर धाड़े थे। अज़ान ने अपने कान से फ़ोन परे किया। सर, यही सच है, अज़ान ने बेबसी से कहा। मैं इस शख्स को शूट कर दूंगा जिसने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। काश एक्सीडेंट के वक्त उसे जानम वासिल होने दिया होता तो अब तक लीज़ा को सब्र आ जाता। इकबाल हमीद ने अपने बाल मुट्ठी में जकड़े थे। लेकिन ये तो वही जानते थे कि ऐसा कुछ होता तो लवीज़ा इकबाल भी उस वक्त जिंदा ना होती। उसके दिमाग पर गहरी चोट आई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि कोई भी सदमे की बात लवीज़ा के लिए जानलेवा हो सकती है। और उसकी नाजुक जान लेने को तो यही बात काफ़ी होती कि राना मीर हादी अब इस दुनिया में नहीं। सो इस वक्त भी लवीज़ा की ज़िंदगी मीर हादी की ज़िंदगी से मशरूत थी। ठीक है, डॉक्टर के चेकअप के बाद मुझे रिपोर्ट करना, उन्होंने कहा और फ़ोन रख दिया। इकबाल हमीद ने अपना दुखता माथा बुरी तरह सहलाया। लवीज़ा की चीखें
आज तक उनके कानों में गूंजती थी। आपने वो सब मीर हादी के साथ किससे पूछ कर किया था पापा? आपको किसने हक दिया था आप ये सब करके मेरे किरदार को उसकी निगाहों में सवालिया निशान बना दे? मैंने तो सब्र कर लिया था ना। आपकी बेटी इतनी ही गई गुजरी थी कि आपने उसे उस शख्स के सर पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की जो उसे पसंद भी नहीं करता। क्यों? सिर्फ अपनी ताकत का अमली मुजाहिरा दिखाने के लिए। एक बाप बनकर क्यों नहीं सोचा आपने कि इस तरह आपकी बेटी की निस्वानियत किसी की नज़र में दो खोड़ी की होकर रह जाएगी? क्यों पापा क्यों? मुझे दूर क्यों नहीं जाने दिया आपने? क्यों हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? मैं सारी ज़िंदगी आपसे बात नहीं करूँगी, और अब अगर चाहते हैं कि आपकी बेटी ज़िंदा रहे तो आप मुझसे और मीर हादी से और हमारे तमाम मामलात से बिल्कुल दूर रहेंगे। अब अगर आपने हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाज होने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त अपनी जान दे दूँगी, समझे आप? इकबाल हमीद ने अपनी बंद आंखें खोली। ज़िंदगी में एक ऐसा मकाम भी आता है कि हर तरह की ताकत और अख्तियार आपकी मुट्ठी में होने के बावजूद आप इस कदर बेबस होते हैं कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। चीफ साहब, इकबाल हमीद के लिए भी ज़िंदगी का ऐसा ही दौर चल रहा था कि वो यूं बेबस थे कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे, सिवाय इंतज़ार के ये देखने के कि ये ऊँट अब किस करवट बैठता है। मिस्टर मीर हादी, आप माशाल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन बैकबोन और लेफ़्ट साइड हिप बोन पर लगने वाली चोट के बायस कुछ अर्सा तक आप व्हील चेयर पर रहेंगे। इसमें भी घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं। सिर्फ 2-3 माह, इससे ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस थेरेपी के लिए आपके होश में आने का वेट कर रहे थे हम। मैं आपको माहिर फिजियोथेरापिस्ट हायर करवा कर दूंगा, जिनकी थेरेपी से आप बहुत जल्द रिकवर करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर ने आकर उसका मुकम्मल चेकअप किया था और फिर उसे सेहतयाब होने की खुशखबरी के बाद ये बात करते काफ़ी तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा था। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, इंशाअल्लाह जल्द सब बेहतर हो जाएगा, मीर हादी ने कहा तो डॉक्टर भी मुस्कुरा दिया। जी हाँ, इंशाअल्लाह। ये मेडिसिन है, आपने बाकायदगी से लेनी है। डॉक्टर इन दवाओं का पर्चा अजान की जानिब बढ़ाया और उसे खाने पीने के मुतालिक ज़रूरी हिदायत देकर चला गया। इधर लवीज़ा ने सोचा था उसकी मुकम्मल सेहतयाबी तक वो ये नाटक जारी रखेगी और फिर उसे सब सच बता देगी। उसे अचानक कोई बड़ा सदमा भी तो नहीं दिया जा सकता था। वो ये सोचकर मुतमिन हो गई। वो खाने की मेज़ पर बैठी बेसब्री से पाँव हिलाती उसका इंतज़ार कर रही थी। जब आहट पर सर उठाकर देखा तो आंखें खुशगवार तरीन एहसास से फैल सी गईं। लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट मचल उठी। आज एक अरसे बाद वो बिल्कुल फ्रेश नहाकर ताज़ा हुई शेव के बाद घनी मूछों को सेट किए रॉयल ग्रीन टू पीस में पहले दिन की तरह बेतहाशा हैंडसम और डैशिंग शख्स ठीक उसके सामने था। अजान उसकी व्हील चेयर घसीटे लवीज़ा तक लाया, जो मुस्कुराते मबहूर सी उसे देख रही थी। अजान वहाँ से जा चुका था। इतना अरसा बीमार रहने के बाद वो थोड़ा कमज़ोर ज़रूर हुआ था, मगर कद और जिसामत हनूज़ अब भी चटानी थे। बॉडी स्प्रे, शेविंग लोशन की मिली जुली महक ने लवीज़ा के हवास जैसे मुख्तल कर डाले थे। वो उसे सेहतयाब देखकर बेतहाशा खुश हुई थी। वो उसकी खुद पर उड़ती सताइशी निगाहें महसूस कर गहरा मुस्कुराया था। तो मतलब हमारी मेहनत वसूल हो गई बेगम, वो खुशदिली से बोला तो लवीज़ा ने सटपटाकर निगाहें फेर ली। आप और आपके अंदाज़े, वो अपनी बेख्तियारी पर झींक गई थी। फौरी तौर पर प्याले में मटन यखनी निकाली जो उसने स्पेशल उसके लिए बनवाई थी। ये लीजिए। वो जो बगौर उसका गुलाबी पर्दा किताब चेहरा देख रहा था, लवीज़ा ने आईब्रो का इशारा करते उसे खाना शुरू करने की तरफ इशारा किया, क्योंकि उसकी निगाहों की तपिश ही ऐसी थी कि वो भी अभी एक नवाला तक न ले पाई थी। खुद दीजिए, वो उसी की टोन में बोला तो लवीज़ा ने आईब्रो उचकाए। अपने हाथों से पिलाए मैडम। वो काफ़ी तरंग में था। लवीज़ा गहरी सांस भरते उसे यखनी पिलाने लगी। वो ये पीते हुए भी मुसलसल उसे अपनी निगाहों के हसार में रखे हुए था, जिससे लवीज़ा पूरी तरह कन्फ्यूज़ हुई थी। जैसे तैसे करके लवीज़ा ने उसे यखनी पिलाकर खुद खाना खाया था। लवीज़ा ने उठकर बर्तन समेटे और अजान उसे वापस उसके कमरे में छोड़ आया। वापसी पर अजान उससे मुखातिब हुआ था। वो 42 साला उधेड़ उम्र शख्स था, जो उनका ख़ानदानी वफ़ादार मुलाजिम था। मैम, आपको सर बुला रहे हैं। अजान के कहने पर उसने इस बात में सर हिलाया। तमाम ज़रूरी काम निपटा कर वो सर पर स्कार्फ लिए उसके कमरे में आई थी। आप अभी तक सोए नहीं? आपने मेडिसिन ली है, आराम करें, उसने नरमी से कहा था, मगर मीर हादी उसकी जानिब देख कर रह गया। मेरी कड़वी एलोवेरा, शायद आप एक ही दिन में ये बात भूल गई हैं कि मुझे उठते बैठते जागते सोते हर वक्त आपकी ये सुरीली आवाज़ सुनने की आदत हो गई है। इसलिए दिन के तीनों वक्तों की रूटीन में कोई रद्द बदल नहीं होगी। शराफत से यहाँ बैठे और नावल का बाप वहीं से शुरू करें जहाँ से कल अधूरा छोड़ा था, वो चमक कर बोला था। उसकी तरह तखातुब पर लवीज़ा का दिल उछल कर हलक में आया था। वो यहाँ से भाग नहीं सकती थी।
भागने की कौन सी तोजह पेश करती। सो शराफत से किताब उठाकर अपनी जगह पर बैठ गई। हाय अल्लाह, आपकी ये फर्माबरदारी। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए मुस्कुराते बोला था। तब लवीज़ा भी मुस्कुरा दी और नावल वहीं से शुरू कर दिया। वो बगौर सुन रहा था और उसके हिलते गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाबी लब देखे जा रहा था। लीज़ा, मिरहाती ने नरमी से पुकारा तो लवीज़ा बुरी तरह चौंकी। ठठक कर उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा। मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बताओ, हम कैसे मिले थे? मेरी फैमिली, तुम्हारी फैमिली, सब कहाँ है? हम यहाँ अकेले क्यों हैं? हमारी शादी कब, कहाँ और कैसे हुई थी? वो पूछ रहा था और लवीज़ा का चेहरा फीका पड़ता गया। वो जानती थी ये वक्त ज़रूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा उसे अंदाज़ा न हुआ। हाँ, मगर उसकी तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। एक झूठा स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से रटा हुआ था, लेकिन था तो झूठा ही। वो जानती थी जिसे इतना रटने के बाद भी उसकी ज़बान लड़खड़ा जाएगी। आपका ताल्लुक मुल्तान के फ्यूडल घराने से है और मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। हम यूनिवर्सिटी में मिले थे, फिर हमें प्यार हो गया आपके ख़ानदान में। ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते थे, इसलिए आपने अपनी पूरी फैमिली को मेरी खातिर छोड़ दिया। मेरे पापा भी हमारी शादी के ख़िलाफ़ थे, तो मैंने उन्हें आपकी खातिर छोड़ दिया। हमने छुप कर निकाह किया था। उसने बहुत बेसुकूनी से एक मन घड़त कहानी सुनाई, मगर उसके अगले सबसे वैलिड सवाल पर लवीज़ा के हाथों के तोते उड़ गए थे। अगर हम दोनों यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, तो ये इतना लग्जरी अपार्टमेंट किसका है? हम यहाँ क्यों और कैसे रह रहे हैं? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मिरहाती के लहजे में उलझन थी, जबकि लवीज़ा का तो काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हिसाब था। मेरी मामा, 4 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। उन्हें विरासत में मिली करोड़ों की प्रॉपर्टी उनकी अकलौती बेटी यानी मेरे नाम है, तो आप इस मुतालिक क्यों इतनी फ़िक्र कर रहे हैं? ज़्यादा परेशान मत हो, सब हमारा है, लवीज़ा ने हमवार से लहजे में कहा। लेकिन राना मीर हाथी के चेहरे पर तफक्कुर और परेशानी की लकीरें थी। फिक्र क्यों नहीं करूँ लीज़ा, ये सब तुम्हारा है, तुम्हारी जमा पूंजी जो तुम मुझ पर लुटा रही हो, जबकि तुम्हारा नान नफका और जिम्मेदारी पूरी तरह मेरा फ़र्ज़ है। पता नहीं मैं कब इस काबिल। खुदा के लिए बस करें। वो झंझला गए। उफ खुदाया, याददाश्त चली गई, लेकिन रिवायती फ्यूडल लॉर्ड साहब की मर्दानगी हनूज जोश मार रही है, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि औरत हाकिम और बाख्तियार होकर सरफराज की करे और वो मर्द होकर उसके ज़ेर असर रहे। मेरा सब कुछ आपका ही है, इसलिए आप। और तुम किसकी हो? मिरहादी ने उसकी बात काट दी। आंखों में ख़ास चमक लिए उसके सभी चेहरे को बगौर देखा। लवीज़ा उसके अंदाज और अतवार से सटपट आ गई। मैं भी सिर्फ आपकी हूँ, कहते ज़बान लड़खड़ा सी गई। जैसे वो शर्म हया से मामूर कर गया। तो फिर ये सुबह को ही इस कमरे से हॉस्पिटल बेड हटवा कर हमारा बेड यहाँ सेट करवाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। राना मिरहादी ने इंतहाई ज़ुबानी अल्फाज में कहते लवीज़ा इकबाल के ओसान खता किए थे। गैर ज़रूरी बातें मत कीजिए आप, अभी कुछ अर्सा और आपको इंतहाई निगहदाश्त में रखना है। आपकी सेहत का बेतहाशा ख्याल रखना है हमने, इसलिए कुछ भी फजूल सोचे बगैर बस आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें, वो तड़क कर बोली थी। लेकिन वो जी भर कर बदमज़ा हुआ। यार, मैं कोई न्यू बॉर्न हूँ जिसे इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है? वो झंझलाया। तब उसे गहरी मार्फत के लिए देखा। ये मैं तय करूँगा, अब आगे मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी। वो मालूल सा लहजा था। वो फिर पटड़ी से उतर गया। तब लवीज़ा को समझ आई वो असल मायनों में कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। बात कहाँ से कहाँ जा पहुँची, लेकिन इस समय उसे ये ज़रूर तसल्ली हुई थी कि वो उसकी बातों पर यकीन कर चुका था। आराम करें आप, सो जाएं, बाकी स्टोरी सुबह। वो आखिर आजिज़ा कर उठ खड़ी हुई। मैं इस शर्त पर सोने लगा हूँ कि सुबह मेरी बात पर अमल दरामद हो जाना चाहिए, वो कहता मुंह बनाते बिस्तर पर लेट गया। लवीज़ा ने मुस्कुराकर उस पर कंबल दुरुस्त किया, लाइट ऑफ की और कमरे से बाहर निकल गए। वो फिजियोथेरापिस्ट से थेरापी करवा कर व्हील चेयर खुद ही घसीटे लाउंज में आया था। वो डॉक्टर के कहे के मुताबिक बहुत जल्द रिकवर कर रहा था। अब बस पंडलियों से नीचे पाँव थे, जिन पर वजन डालने से हिप और बैक बोन पर काफ़ी तकलीफ होती थी। वो चाहता था वो जल्द अज जल्द उसे भी रिकवर कर ले। तकरीबन 1.5 माह हो चुका था उसे होश में आए, और इन 1.5 माह में उसने इस नाजुक कोमल फूल सी लड़की को बड़े मकैनिकी और मशीनी अंदाज में दिन रात अपनी खिदमत में जुटे पाया था। वो उसकी सेहत के मामले में उससे भी ज़्यादा टची थी, क्योंकि अभी तक मीर हादी के कमरे से वो हॉस्पिटल बेड नहीं निकाला गया था। वो अपनी ज़ात भुलाए उसकी देखभाल और खिदमत गुजारी में मसरूफ़ रहती, और इस बात ने राना मीर हादी को जैसे ख़रीद ही लिया था। वो दिलो जान से उस पर फिदा, उसकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हुआ कि अब तो वो सांसों में भी यूँ बस गई थी कि चाहता भी तो उसे खुद से निकाल नहीं सकता था। उसके इश्क ने राना मीर हादी की रूह में अपना बसेरा किया था, सो उसे एक पल की भी दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
दोपहर का वक्त था और वो मुलाजमा के सर पर खड़ी खाना लगवा रही थी। आपके लिए वाइट सॉस पास्ता बनाया है मैंने, और बता दें आप क्या खाना पसंद करेंगे, मसरूफ़ से अंदाज में बोली। उस डिश का नाम मिसिस एलोवेरा मीर हादी, उसने बहुत धीमे से कहते उसके छक्के छोड़ाए थे। लवीज़ा ने सर पटाकर पहले मुलाजमा और फिर उसके मुस्कुराते मैंने खर्चे लिए चेहरे की जानिब घूर कर देखा, लेकिन उसकी निगाहों की लपक ही ऐसी थी कि वो ज़्यादा देर उसकी जानिब देख ही नहीं पाई। चुपचाप खाना खा ले, लवीज़ा ने दांत पीस कर कहा तो उसने एक सर्द आह भरी। जालिम लड़की, दुनिया की कोई बीवी इतनी जालिम नहीं होगी जितनी तुम हो, किसी स्ट्रिक्ट टीचर की तरह, बस डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन। वो चिढ़कर बोला तो लवीज़ा कहका लगा कर हंस पड़ी। बड़ी मीठी सी हंसी की जल तरंग थी जो वो मबहूर सा देखे गया। लवीज़ा इस साइड के शहर से निकलने को जल्दी से जाकर किचन में घुस गई। मिरहाती एक सरसी सांस अपने अंदर खींचते अपने लिए खाना निकालने लगा। 8 दिन में काफ़ी मसरूफियत होने की वजह से वो नहा नहीं पाई थी। घर की थोड़ी सेटिंग चेंज करवाई थी और राना मीर हादी का बेडरूम तकरीबन पूरा का पूरा ही बदला था, क्योंकि कमरे से हॉस्पिटल बेड निकाल कर लकड़ी का फुल साइज़ बेड लगवाया था। वो काफ़ी थक चुकी थी। तभी अब फ्रेश से आईने के सामने खड़ी, सी ग्रीन ट्राउज़र के ऊपर शॉर्ट फ्रॉक पहने, वो हमरंग दुपट्टे में नम बाल कमर पर बिखराए अपने हाथों और बाजुओं पर मॉइस्चराइज़र लोशन लगा रही थी। इधर मिरहादी ने आवाज़ दे देकर और जानबूझकर चम्मच से टेबल बेड और जग बजा बजा कर शोर मचाते उसके हाथ पैर फुला दिए थे। वो गालपन उसे आवाज़ें दे रहा था। लवीज़ा झंझलाई। उसका इरादा था बाल हेयर ड्रायर से सुखाकर हमेशा की तरह जोड़े या कैचर में मुकीद करके इधर जाएगी, मगर राना मीर हादी ने खुद ही इतना शोर मचा रखा था कि हर चीज़ भाड़ में झोंक कर वो उसके कमरे की जानिब भागी। कमाल है भाई, आपने तो मेरे हाथ पैर ही फुला दिए थे, वो कमरे में आकर नरोठेपन से बोली, जबकि राना मीर हादी उसे देख सांस तक लेना भूल गया था। वो सुर्ख सफ़ेद नाजुक कान सी गुड़ियाँ सांचे में ढले नरम और मुलायम वजूद के साथ रनाई और दिलरुबाई का मुकम्मल पैकर थी, और सिर्फ उसकी थी। कुछ भीनी भीनी खुशबू से मुअत्तर नम जुल्फ़े कमर पर बिखरी अलग ही क़यामत ख़ेज़ी सा मंजर पेश कर रही थी। राना मीर हादी के हलक में कांटे से उग गए, दिल मचल गया। नोखे से जज्बों की महक सीने में इंतहाई अरोज पर पहुंची तो राना मीर हादी का अंग अंग भट्टी की मानी तपने लगा। वो नावल लेकर बेड के पास रखे सोफे पर बैठने लगी। जब मीर हादी ने ज़रा सा पीछे सुरख कर बेड पर उसके लिए जगह बनाई। यहाँ आकर बैठो लीज़ा, जज्बात से भरपूर भारी बोझल से लहजे में उसने अपने पहलों की जानिब इशारा करते हुए कहा तो लवीज़ा को ज़मीन आसमान अपनी निगाहों के आगे घूमते दिखाई दिए। मैं ठीक, लीज़ा यहाँ आओ। आपके बार उसने उसकी बात काट दी तो लवीज़ा झिझकते उसके पास आई। इससे पहले वो वहाँ टिक कर बैठती, बहुत अचानक मीर हादी ने उसकी कलाई से थाम कर एक हल्का झटका दिया तो वो कटी डाल की तरह लहरा कर उसके कुशादा सीने पर आन पड़ी। लवीज़ा ने झनझनाते असाब लिए बौखला कर उसके सीने पर हाथ जमाते उसके और अपने बीच एक हदबंदी कायम की। लवीज़ा के डार्क ब्राउन घने लंबे बाल कुछ मीर हादी के सीने पर, कुछ उसके चेहरे पर बिखर गए। मीर हादी आप, वो घघिया गए, बात मुकम्मल ना हुई। क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं, कहते मीर हादी ने उसके चेहरे से उसके बाल पीछे करते उसके कान में अड़े से और अपने खरदरे हाथ की उंगलियों की पुष्ट से उसकी सुर्ख कश्मीरी सीप से गाल की नाज़ुकी और मलामत अपनी रूह में सरायत करते महसूस की। मीर हादी आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लीज़ा, बस इस वक्त सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। ये कहते हैं मीर हादी ने मोहब्बत की पहली मुहर उसके माथे पर सब्त की तो लवीज़ा को लगा वो मर जाएगी। वो इस सूरत हाल से बुरी तरह सहम गई थी, क्योंकि अब मीर हादी ने एक बाजू उसकी नाजुक कमर के गिर्द मजबूती से हमायल कर लिया और गहरी दिलचस्पी से उसके चेहरे का बदलता रंग देखने लगा। मीर हादी ने अपने लब उसके गाल पर रखे, यूं कि लवीज़ा को उसके सुलगते लम्स की तासीर जिल्द के अंदर तक उतरती महसूस हुई। उसकी इस कदर शिद्दत और ऐसी दहकती गुर्बत उसके हवास छीन रही थी। लवीज़ा को लगा वो अपने होश गंवा देगी। मीर हादी के लिए ये सब जायज़, हलाल और बहुत खूबसूरत था। उसके लिए सुकून हासिल करने का बायस था। उसकी बहकती मचलती वारफता निगाहें उसके पूरे वजूद का अहाता करने लगी। उसकी आंखों में एक साफ पैगाम लिखा था, वो आज क्या चाहता है। लेकिन लवीज़ा को उसकी ये गुर्बत बिच्छू की तरह डंक मारती महसूस हुई तो वो तड़प कर हामती हुई उसकी गिरफ्त से चिकनी मिट्टी की तरह फिसल गई। मीर हादी आप ठीक नहीं तो
वो बोल रही थी, और उसने आज वाज़ेह तौर पर राना मीर हाथी के माथे पर बिलों का जाल बिछा महसूस किया था। ये तुम नहीं, मैं तय करूँगा कि मैं अब ठीक हूँ या नहीं, किसी काबिल हूँ या नहीं, मीर हाथी ने बेतासुर लहजे में कहते उसकी सीटी गुम कर दी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू लीज़ा? क्या हुआ है, ये क्रेज़ क्यों? उसने फिर भी नरमी से पूछा। वो पास खड़ी दुपट्टा अपने सर पर जमाती अपने हाथ पूरी तरह मरोड़ने लगी। वो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और तो कुछ नहीं। उसे एट अ टाइम यही बहाना सोचा था, सो जल्दी से बोल भी दिया। ओके ठीक है, आज नावल रहने देते हैं, तुम आराम करो। मेरा हाथी का लहजा पूरी तरह नरम पड़ गया था। वो कमरे से बाहर जाने लगी जब वो पूरी तरह झंझलाया। लीज़ा, यहाँ मेरे पास आकर लेटो। उसकी अगली फरमाइश पर लवीज़ा के पैरों तले से ज़मीन सुड़क गई। आपकी हड्डी पसली अभी जुड़ी कब है? आपको याद हो तो मैं बहुत ज़्यादा टांगे मारती हूँ सोते वक्त, इसलिए अभी एहतियात अच्छी। वो कंधे उचकाकर हंसते हुए बोली तो वो भी हंस दिया। मैं खुद ही काबू कर लूँगा, तुम आओ तो सही। उसकी बात पर वो सटपटाई, चेहरा भाम छोड़ने लगा। हद करते हैं, आप सो जाए आराम से, वो कहती जानबूझकर अपनी पिछली गर्दन सहलाने लगी। जाओ जाकर आराम करो लीज़ा, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला तो लवीज़ा सर हिलाती कमरे से बाहर निकल गई। मीर हादी ने गहरे सांस भरते अपने मचलते जज्बात पर बंद बांधा और सख्ती से आंखें मौन ली। आली भाई, कुछ पता चला हादी भाई का? राना शामिर जरिया अपने बेकरारी से अली से पूछा तो उसने मायूसी भरे अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। शामिर तक टूट कर बिखर गया था। तकरीबन 8 माह से वो और उनका पूरा ख़ानदान उसे ढूंढ रहे थे। उसकी शादी टूटने के बाद बस इतना पता है कि वो यूनिवर्सिटी किसी से मिलने गया था। क्यों और किससे मिलने गया था, किसी को कुछ खबर ना थी, और तकरीबन यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक पौन घंटे में यूनिवर्सिटी से निकल भी गया था। उसके बाद राना मीर हादी को ज़मीन खा गई थी या आसमान, किसी को कुछ खबर ना थी। माँ बाप तो हयात नहीं थे, अलबत्ता ताया चाचुओं ने राना मीर हादी से बड़े भाई जो कि शादी के बाद अलग लाहौर में मुकीम थे, उन्होंने सब ने मिलकर पूरे पंजाब की खाक छान ली थी, लेकिन मीर हादी का कुछ अता पता नहीं था। हवेली, घर का कारोबार का तमाम बोझ शामिर के नातवा कंधों पर आन पड़ा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी कंपनी थी जो राना मीर हादी पढ़ाई के बावजूद संभाले हुए था। अब शामिर की सख्ती आ गई थी। वो साथ साथ उसे दिन रात ढूंढता था, साथ साथ ऑफिस संभाल रहा था। ऐसे में अगर उसे आली भाई का मजबूत और बराबर का सहारा ना मिलता तो वो तो कब का हार मान लेता। उन्होंने अब भी उसकी तलाश नहीं छोड़ी थी। पुलिस भी उसे ढूंढने में बुरी तरह नाकाम रही थी। अगली सुबह सियाह शलवार कमीज़ में वो नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आया तो वही हिस्बे मामूल टी पिंक ट्राउज़र, टी शर्ट में स्कार्फ गले में डाले, बालों का जोड़ा बनाए अपने रब से हुलिये में भी बहुत ही ज़्यादा दिलकश और हसीन थी। उसे देखकर वो मुस्कुराई थी। आप नाराज़ तो नहीं मुझसे? उसने निगाहें झुकाकर उससे पूछा तो वो गहरा मुस्कुरा दिया। बिल्कुल नहीं, मेरी ख्वाहिश तुम्हारी थकावट से ज़्यादा अहम नहीं थी। कल तुमने काम भी तो बहुत ज़्यादा किया था। वो उसकी फ़िक्र में घुलता था। लवीज़ा को ये बात रोज़ अक्सर शार कर देती थी। लवीज़ा ने उसके लिए नाश्ता टेबल पर जन दिया। अपने हाथों से करवाए मोहतरमा, आज उसने काफ़ी दिनों बाद फरमाइश की थी। सो वो मुस्कुराते हुए अपने हाथों से उसे नाश्ता करवाने लगी। आज मीर हादी ने भी छोटे छोटे नवाले बनाकर उसके मुंह में डाले थे। ये वही लम्हा था जब उसका फ़ोन फिर से चिंघाड़ने लगा तो लवीज़ा के माथे पर बलों का जाल बिछ गया। ये फ़ोन सुबह से यूं ही बज रहा था और लवीज़ा उसे नज़रअंदाज कर रही थी। मीर हादी अच्छे से नोट कर रहा था। किसकी कॉल है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मीर हादी को मुसलसल बजते फ़ोन से तशवीश लाहक हुई। मेरे पापा का है, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहती, लवीज़ा ने कहते बेकरारी के आलम में अपने हाथ पूरी तरह मरोड़े। और तुम बात सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती कि कहीं वो तुम्हें मुझे छोड़ने का ना बोल दे, है ना? वो मुस्कुराते हुए बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचा तो लवीज़ा दम बखुद सी हो गई। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ लवीज़ा मीर हादी कि तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे चेहरे से पढ़ सकता हूँ। मीर हादी ने इत्मीनान से कहते इजहार किया तो लवीज़ा के दिल कानों में बजने लगा। कर लो अपने बाबा से बात, मैं अजान के साथ बाहर पार्क का चक्कर लगाने जा रहा हूँ। अगर उन्हें तुम्हें मुझे छोड़ने का बोल भी दिया तो कौन सा तुमने मुझे छोड़ ही देना है लीज़े। सो रिलैक्स, इजी होकर बात करो। उसके लहजे में मान था, पुख्ता यकीन और चाहे जाने का गरूर। तभी वो कहते अजान के साथ घर से बाहर निकल गया। लवीज़ा सर सांस खींचते अपने कमरे में आई और मुसलसल बजता फ़ोन ऑन करके अपने कान से लगाया।
अस्सलाम वालेकुम पापा। बड़ा लठमार सा अंदाज सा। वालेकुम सलाम। आखिर कब तक मुझे ये तमाशा और अपनी बेटी को बर्बाद होते चुपचाप देखना है? ये आदमी बिल्कुल ठीक हो गया है तो कब अपने घर वापस जा रहा है? इकबाल हमीद की सर्द सपाट आवाज़ फ़ोन से गूंजी तो लवीज़ा ने अपना माथा पूरी तरह मसला। मैंने आपसे कहा था कि मेरी और राना मीर हादी के तमाम मामला से दूर रहें, वो चिढ़कर बोली थी। मगर उनकी अगली बात पर पूरी तरह शर्मिंदा हुई। बहुत खूब, और मैं दुनिया का सबसे बेगैरत बाप बन जाऊँ जो अपनी बेटी को एक नामहरम के साथ एक ही छत के नीचे चुपचाप रहते देखता रहूँ। वो भड़क उठे। लवीज़ा ने बुरी तरह अपने लब काटे। मेरा और उसका रिश्ता महज एक बीमार मरीज़ और एक केयर टेकर का है पापा। वो ये वजाहत देती खुद बखुद ढीली पड़ गई थी। ये तो फुल तसल्लियाँ कम अज़ कम मुझे मत दो लीजिए। वो जहनी मरीज़ आदमी याददाश्त खोने के बाद तुम्हें अपनी बीवी समझता है, इसको मैं क्या समझूं? वो सुलग कर बोले। वो ठीक है, अब मैं आज ही उसे सारी सच्चाई बता दूंगी पापा, कल तक का वक्त दे दें। लवीज़ा ने आंखें ज़ोर से बंद करते पसपाई अख्तियार की थी। आखिर एक न एक दिन तो ये वक्त आना ही था, तो अभी क्यों नहीं? वो मज़ीद अपने बाप को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी, ना ही अपनी मोहब्बत के चक्कर में अपनी निस्वानियत पूरी तरह दांव पर लगा सकती थी। वेरी गुड, अब इस बात पर अमल हो जाना चाहिए। मैं कल को तुम्हें वापस लेने आ रहा हूँ। कल के बाद मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा लीज़ा, यू गेट दैट? उन्होंने कहते फ़ोन रख दिया था। लवीज़ा ने अपनी कंपनियाँ सहलाई। उसे ये फैसला लेना ही था। वैसे भी अब वो भी दिन ब दिन बढ़ते उसके शौक तकाज़ों से परेशान होने लगी थी। इससे पहले कुछ अनहोनी हो जाती, उसे फिर से उसे हर हाल में हर कीमत पर दूर जाना था। ये दिन काफ़ी बोझल था। राना मीर हादी उसे अपने पास बुलाता रहा, मगर वो अपने कमरे में बंद रही। मीर हादी ने डिनर भी अकेले किया था। उसने बोल दिया उसकी तबीयत ख़राब है। ये फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन उसका सामना उसे हर कीमत पर करना था। वो सियाह ट्राउज़र फ्रॉक में दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती और मुर्दा कदमों से चलती उसके कमरे तक आई थी। वो दरवाजे पर दस्तक देती अंदर आई तो आज वो बेड पर नहीं, कमरे में दीवार के पास रखे सोफे पर नावल हाथों में लिए बैठा, जैसे उसका शिद्दत से मुंतज़िर था। वो हाथ मरोड़ती उसके पास एक कदम के फासले पर आन रुकी। मीर हादी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, वो बड़ी दिक्कत से बोल पाई। लेकिन अगले ही लम्हे मीर हादी ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी जानिब खींचा तो वो हल्की चीख के साथ उसके गले का हार बन गई। उसकी आगोश में आन रही तो बुरी तरह मचल गई, लेकिन मीर हादी ने उसकी कमर के गर्द मजबूती से अपनी बाहें हमाइल कर लीं। लेकिन आज मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं लीज़ा। आज सिर्फ खामोशी बोलेगी, धड़कनें शोर मचाएंगे या हमारे दिल मोहब्बत की ज़बान बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहते ही उसने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया। लवीज़ा का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। उसकी गुर्बत की तपिश से उसे अपना जिस्म ही नहीं, रूह तक झुलसती महसूस हुई थी। वो क्या करने आई थी और यहाँ हो क्या रहा था? मीर हादी, प्लीज़ ऐसे मत करें, उसने बुरी तरह तड़पते उसके कंधों पर हाथ जमा कर दोनों के बीच फासला कायम करने की भरपूर कोशिश की। आज इनकार की तकरार बेमायनी है, ये भी कुछ देर में तुम अच्छे से समझ जाओगी। वो पूरी तरह बहक गया था। जज्बों का घोड़ा सर पर दौड़ता बेलगाम हो गया। उसके ज़ब्त का बंधन आज टूट गया था। तभी उसे हर हाल में वो हासिल करने की ठान बैठा था। लवीज़ा ने उसे खुद से दूर करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम हुई थी। वो उसके जारहाना हिसार में फड़फड़ा रही थी। सारा फुसूं एक पल में छन्नाके से टूट गया था। आज अपनी इस हरकत पर राना मीर हादी के लाल भभूका चेहरे पर गैज़ और गज़ब की सुलगती भड़कती आग वो बाखूबी देख सकती थी। ये क्या बदतमीज़ी है लवीज़ा? किस तरह का गुरेज है आखिर? तुम्हारे इस रवैये को मैं क्या समझूं? वो गज़बनाक होता गुर्रा उठा था। आप ठीक? ओ शट अप लवीज़ा मीर हादी, कान पके हैं मेरे ये बात सुन सुन कर। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था, ये तुम नहीं मैं तय करूँगा मैं ठीक हूँ भी या नहीं। तुम अपनी बताओ, इस रवैये को मैं क्या समझूँ आखिर? तंग आ गई हो मुझसे? उकता गई हो? वो आज कोई लिहाज नहीं कर रहा था, तभी भड़क उठा। लवीज़ा की आंखें गम और गुस्से की शिद्दत से तेज़ी से भीग गईं। आप गलत समझ रहे हैं मीर हादी, ऐसा कुछ भी नहीं है।